हेलो। बेटा, स्क्रीन पे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है। मैं थोड़ा सा 3 से 4 मिनट देख लेता हूँ, कोई अगर आ जाए, वरना मैं आके शुरू कर दूंगा। पेपर समझा कैसा हुआ? सर ठीक ही ठाक हुआ, कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। क्यों? जरा टफ पूछ लिए थे क्या सर? नहीं सर, क्वेश्चन थे मतलब बुक कॉपी नोट्स के ही थे। हम्म। पर भूल गए थे, स्किप हो गया, रिवीजन गलत हो गया मेरा एक। अच्छा अच्छा। लगता नहीं कोई आएगा अभी। वैसे 8:30 टाइम था, तो थोड़ा सा 5 मिनट लोग खाना खा के बस आए हूँ रूम में। तो जो चैप्टर 3 जहां छोड़ा था उसी के आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? है ना? यस सर। जी हम्म। सर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी लास्ट टाइम पे मैंने बताया था रो की, इसका मतलब क्या होता है। तो ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा सीबीएसई में वो थ्योरेटिकल आएगा। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा, वहां पर मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो है, एनी मटेरियल, किसी मटेरियल का, ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो नंबर डेंसिटी एन, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ ये डिपेंड करता है मीन या एवरेज कोलिजन टाइम टाउ का। तो जो रेजिस्टिविटी है, दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना है आपको। एक तो नंबर डेंसिटी एन, और दूसरा जिसे हमने कहा था रिलैक्सेशन टाइम या मीन कोलिजन टाइम टाउ। इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने लास्ट टर्म पे देखा, वो क्या था? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो एम तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर डेंसिटी, ई है इलेक्ट्रिक चार्ज, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो एम आपका कांस्टेंट है, ई आपका कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक, एन जो कि नंबर डेंसिटी है, एंड टाउ जो कि मीन कोलिजन टाइम है या रिलैक्सेशन टाइम है। और ये रेजिस्टिविटी इन दोनों के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। हम ये रेजिस्टिविटी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का मतलब क्या है, इसको देखेंगे मेटल्स के लिए, फिर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के लिए, और उसके बाद देखेंगे इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है मेटल्स के लिए, हमको देखना है। रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है मेटल्स का, या किन बातों पर डिपेंड करता है, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर मेटल्स, ठीक है। अब मेटल के लिए जैसा मैंने आपसे बोला, मेटल के लिए मैंने क्या बोला कि जो नंबर डेंसिटी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। जो नंबर डेंसिटी है एन, और नंबर डेंसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया लास्ट टाइम पे। जो नंबर डेंसिटी है एन, ये नंबर डेंसिटी किसका है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन का। ये आपका लगभग ऑलमोस्ट जो है, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या टेम्परेचर डिक्रीज करो, मेटल्स के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब जो नंबर डेंसिटी है एन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क किस पे पड़ेगा, हमें ये देखना है। क्या होगा कि जो टेम्परेचर है टी, जो टेम्परेचर है टी, अगर हम इसे इंक्रीज करें, क्या करें? टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड है, यानी स्पीड ड्यू टू हीट, जो थर्मल स्पीड है ये आपकी इंक्रीज कर जाएगी। और ये तो कब से पढ़ाता आ रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड या सीधे उनकी काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेजी से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने लगेंगे मेटल आयन से। अब ये मेटल आयन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव आयन से कोलाइड करने लगेगा। आई बात समझ में? जब ये कोलिजन करने लगेगा तो कोलिजन करने से क्या होगा, जो मीन कोलिजन टाइम है टाउ, ये डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब क्यों डिक्रीज कर जाएगा? तो टाउ मैंने कहा था, टाउ क्या है? ये है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो जब ये कोलिजन बढ़ जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर टाउ डिक्रीज कर जाएगा तो देखो रेजिस्टिविटी का टाउ से रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। यानी अगर यहां पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा मेटल के लिए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि अगर हमने टाउ को इंक्रीज किया, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हुआ, और ये कैसे इंक्रीज हुआ तो आपका ये पूरा स्टेप मैंने लिख दिया। टाउ अगर इंक्रीज होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टाउ जो है यहां पे डिक्रीज हो रहा है। टाउ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गई। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी अब उसमें जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये एक बात बहुत ही अच्छे से आप याद रखोगे। मैंने रीजन बता दिया है आपको, लेकिन ये जो रिजल्ट है इसे याद रखोगे, क्योंकि केवल 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि टेम्परेचर का इससे क्या रिलेशन होगा। तो एक्चुअली में टेम्परेचर का रिलेशन किससे है? यहाँ पे टाउ से। और फिर इस टाउ का रिलेशन किससे है? रेजिस्टिविटी से। ठीक है, समझ गए? समझ गए ये क्या है? अच्छा। ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और चीजें क्या होंगी। यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े हम। कर लिया सर। ठीक है। अब लीनियर का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स की, ये इंक्रीज करेगी लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक लाइन ये भी आप ध्यान रखोगे कि जो रेजिस्टिविटी है ये इंक्रीज करेगा लीनियरली, मतलब डायरेक्टली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये लाइन आपको काम आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें रेजिस्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर से, तो एक इक्वेशन बनेगा जो क्लास 11 में भी था थर्मोडायनेमिक्स में, कि रेजिस्टिविटी रो जो होगा ये होगा रो नॉट, यहां पे 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी जो रो नॉट है, ये रेजिस्टिविटी है लोअर टेम्परेचर पे, यानी कह सकते हो जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज नहीं किया है। ये रेजिस्टिविटी है हाईयर टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे
बढ़ रही है। ठीक है, यहां पे जो अल्फा है ये है कॉफिशिएंट, ये है कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पे जो टी नॉट है ये आपका लोअर टेम्परेचर है या इनिशियल टेम्परेचर है, और टी क्या है, तो ये आपका है फाइनल टेम्परेचर जितना हमने इंक्रीज किया है। तो अक्सर लोअर टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर लेंगे तो ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और फाइनल जहां तक हम इंक्रीज कर सके। तो एक फॉर्मूला आप रेजिस्टिविटी का ये देखोगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहां पर जो कॉफिशिएंट अल्फा है इसका भी फॉर्मूला बन सकता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे करना क्या है, देखो मैं पूरा है तो करके दिखाऊं या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो डायरेक्ट जो लिख रहा हूं उसे आप कर सकते हो। कैसे करोगे कि यहां पर जो अल्फा आएगा ये आएगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ये आएगा फॉर्मूला। क्या आप दोनों ये फॉर्मूला नहीं फाइंड कर पाओगे, मुझे बताइए। कर लेंगे सर। हाँ, खाली ट्रांसपोज के सॉल्व कर लेना है। यहां पे जो रो माइनस रो नॉट है ये है आपका चेंज इन रेजिस्टिविटी, जो टी माइनस टी नॉट है ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे 1 अपॉन रो नॉट को अगर मैं आगे लिख दूं तो रो माइनस रो नॉट को मैं लिख सकता हूं डी रो, और जो टी माइनस टी नॉट है इसको लिख सकता हूं डी टी। तो ये क्या बन गया, जो डी रो डी टी है यह है चेंज इन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो आप जब सॉल्व करोगे तो चाहे इसको इसको इक्वल लेके सॉल्व कर लो, चाहे इसको इसके इक्वल लेके सॉल्व कर लो। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की बात करेगा। ठीक है, ओके, हो गया सर। हो गया ना। अब यहां पे ध्यान देखो, हम हमसे ये जो अल्फा है इसका डिफिनेशन पूछ सकता है एक लाइन में कि जो कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन बहुत इजी है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं और आप भी इसको फिर याद रख पाओगे। देखिए, यहां पर जो रो माइनस रो नॉट है, रो नॉट है इनिशियल रेजिस्टिविटी और रो है फाइनल रेजिस्टिविटी। तो फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये होगा इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी या चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो इसे कहोगे इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी अपॉन क्या है, जो रेजिस्टिविटी है यहां पर रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी या ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, ये है चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जो यहां पर है इसको ले लूं 1, जिसको हम कहते हैं यूनिट, और जो राइज इन टेम्परेचर है इसको ले लूं पर डिग्री, मतलब यहां पे भी चेंज कितना हो रहा है 8 डिग्री का। तो अब मैं इंक्रीज ये जो कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको डिफाइन कर सकता हूं यहां से। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखूंगा मैं कि जो ये जो अल्फा है ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसे डिफाइन क्या करोगे, डिफाइन करोगे इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, जो ऊपर लिखा है मैंने, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, जो अपॉन की लाइन है उसे पर बोलते हैं। तो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, क्योंकि 1 लिया है ना, तो पर यूनिट रेजिस्टिविटी फिर पर डिग्री राइज इन
टेम्परेचर। ओके, ये क्या हुआ, ये हुआ इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, फिर ये पर डिग्री, सॉरी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, और ये पर का यहाँ पे पर डिग्री मतलब जो है वो भी 1 डिग्री है। समझ गए? अगर इसका आप बनाओगे यूनिट, अल्फा का यूनिट बनाओगे, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आपका पता है ओम मीटर होता है, यहाँ भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, और इनटू जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस होगा, तो ओम मीटर कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा है, इसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो आगे देखते हैं, ये पूरा मैं एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम रह ना जाए। अब पूरा रिवाइज करिएगा। देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म में बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, और नियरली देखा गया है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है मेटल्स के लिए, ये 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है। तो ये मैं इतने छोटे फैक्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, चाहे बोर्ड में चाहे कंपटीशन में, यही सब पूछ लेता है। ठीक है, अब यहां पर दो मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन एक बार मैं टेम्परेचर लोअर लूंगा और एक बार टेम्परेचर हायर लूंगा। तो टेम्परेचर जब मैं लोअर लूंगा तो ग्राफ कैसा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, और जब मैं टेम्परेचर हायर लूंगा तो ग्राफ क्या बनता है। तो करने क्या जा रहा हूं, मैं रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में ड्रा करूंगा ग्राफ, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर में ग्राफ ड्रा करूंगा। एक ग्राफ ड्रा करूंगा लोअर टेम्परेचर पे, और ये होगा नॉन लीनियर, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और एक ड्रा करूंगा मैं हाइयर टेम्परेचर पे, मेटल के लिए कर रहा हूं, मेटल्स के लिए हाइयर टेम्परेचर पे, तो ये हो जाएगा लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन। अब ये है क्या, इसको आप स्ट्रेट बनाइएगा। ये जो एक्स एक्सिस है इस पे ले रहा हूं मैं टेम्परेचर, जो कि केल्विन में है। वाई एक्सिस पे ले रहा हूं रेजिस्टिविटी, जो ओम मीटर में है, और लगभग रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 है, मतलब मेटल के लिए है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है मैंने स्टार्ट किया है ये 50, 100 या 150, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो है नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये नॉन लीनियर, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल टच नहीं कराना है आपको, ये थोड़ा सा ऐसे जाके ऊपर यहाँ से उठ जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन यही ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे हाइयर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ले रहा हूँ, और ये रेजिस्टिविटी जो है ये अब माइक्रो ओम मीटर है, मतलब 10⁻⁻6 में, और यहाँ टेम्परेचर है 200 से स्टार्ट, मतलब ये 0, फिर 200, ये 400, ये 600, ये कहीं आगे 800, वही केल्विन में ही ले रहे हैं। तो टेम्परेचर हाइयर है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी ये 1 और रेजिस्टिविटी 2 माइक्रो में। तो यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट 0 से ना होकर यहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जो कि लीनियर कहलाएगा, ठीक है। ओके, यस सर। समझ गए ना? हाँ। अब देखो कुछ और फैक्ट हैं छोटे छोटे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, और फिर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, यानी मेटल्स के लिए टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, बस ये खत्म हो जाएगा। देखो, देखो
ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको, फैक्ट, ये फैक्ट आपके क्लास 10 से आपको पता है। जैसे पहला फैक्ट ये है कि जो एलॉयज हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। एलॉयज का मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम एक मटेरियल बनाएंगे तो वो एलॉय कहलाएगा और उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, किसका, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम आपको पता है कि ये निकिल एंड क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इनका एलॉय है। तो जो रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम की, इसका है वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये क्या है, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और उसके साथ एक और है मैग्नीन, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, मैग्नीन, ये भी एक अलॉय है और ये तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर की, यानी टेम्परेचर पे का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने मेटल्स के लिए आपको बताया पीछे। एलॉय के लिए कंडीशन क्या है कि एलॉयज के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली, लगभग या कह सकते हो एकदम कंफर्म, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहां पर जो हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, उसको हम रेजिस्टेंस के टर्म में अगर बनाए तो क्या बनेगा। वो फॉर्मूला कौन सा था जो मैं लिखा, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस टर्म में लिखूं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर टी, ये भी क्लास 11 से ही है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां पर ये आर टी क्या है, ये है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। आर नॉट क्या है, ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा आपको पता है कि कॉफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और यहां पे टी क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। टी क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। तो अगर रेजिस्टिविटी कहेगा तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, रेजिस्टेंस कहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। कहां यूज होगा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। समझ गए। यस सर। तो हमने रेजिस्टिविटी मेटल्स का टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है उसको पूरा पढ़ लिया, और उसके लिए हमने पूरा कंक्लूजन कर लिया। आगे देखते हैं। अब इसे हम करेंगे सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए। इसके लिए करेंगे सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए। देखते हैं, चलिए। तो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है। अभी हमने रेजिस्टिविटी किसकी देखी, मेटल्स की। अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी, रुक जाओ भाई थोड़ा सा, ये पेन टैब जो है हमारा, ओके। आवाज तो आ रही है ना बेटा। हाँ सर। देखो, यस जो अब हम देखेंगे, ये देखेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का। इसका देखेंगे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का। तो जो सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी है, और जो एक इंसुलेटर है, इसका टेम्परेचर पे क्या डिफरेंट पड़ता है, इसकी रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसे हमने कहा था टाउ, क्या कहा था, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में ये जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, ये होता है डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर।
डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, यानी कि टाउ जो है ये कांस्टेंट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसके लिए, सेमीकंडक्टर एयर इंसुलेटर के लिए। और मेटल के केस में क्या कांस्टेंट था, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट था। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम का सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर से कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यहां पर किससे रिलेशन होगा, यहां पर टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होगा, टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होगा वो होगा नंबर डेंसिटी, वो होगा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन, जिसे हमने कहा है n। ठीक है, तो आपको जो टाउ का रिलेशन है, सॉरी n का, वो क्या है देखिएगा फॉर्मूला, ये रो जो है वो भी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर डेंसिटी के। अब ध्यान क्या रखने वाली है कि जो नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन का, यानी जो n है, ये इंक्रीज करता है। और कैसा इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेजी से, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है अगर यहां पर इंक्रीज करें टेम्परेचर को। ठीक है, तो अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, तो आपको पता है कि इस केस में क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है ये बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि वहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, वो इजीली फ्लो कर पाएगा, अच्छे से फ्लो कर पाएगा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये एक रिलेशन है। अब ध्यान रखना कि जो मैंने कंडीशन लिखी ये इंसुलेटर के लिए नहीं लिखी है, ये इंसुलेटर के लिए नहीं है, ये सेमीकंडक्टर के लिए है। ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए है मेनली। ओके, इंसुलेटर में क्या होगा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा बाद में, ये बुक में गलत लिखा है, ये केवल मेनली सेमीकंडक्टर के लिए है। तो ये अगर गलती है एसएल की तो मैं चेक करके बता दूंगा फिर से आपको। देखिए यहाँ पे नंबर डेंसिटी जो n इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, वो कैसे इंक्रीज करता है, इसका एक फंक्शन है, ये है n नंबर डेंसिटी, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया T, यानी नंबर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ये रिलेशन क्या होगा, ये होगा n नॉट e, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस Eg अपॉन KT। अब जो मैथ में होगा उसको पता होगा कि e पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जो मैंने कहा ना कि एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो केवल इतनी सी बात है। तो n जो है वो इस पे डिपेंड करेगा, प्रपोर्शन हटाओगे तो ये इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो Eg है, जो Eg है, इसको पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में चैप्टर 14 में। ये है एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं डिटेल में वहां पे देखेंगे, ये है एनर्जी गैप। उसके बाद जो यहाँ पे ये के ना होकर के इसको के भी लिखो, तो के बी का मतलब मैंने क्लास 11 में पढ़ाया, ये आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और उसके बाद जो टी है आपको पता है ये क्या है, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, आपका ये ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये रिलेशन कहीं पूछा ना जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आप बायोलॉजी साइड से तो इतना ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं, ये मैथ वालों के लिए था बस। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं है इसके लिए। ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां पर पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस सुन लीजिए, क्या है जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये रिकॉर्ड भी चल रहा था। जब ये अभी क्लास 40 मिनट वाली एंड होगी तो ये कन्वर्ट होगा, मैं जिस भी ऐप पे पढ़ा रहा हूं उससे कन्वर्ट होगा जूम पे। तो कन्वर्ट करने में अप्रोक्सीमेट 10 मिनट लग जाएगा। तो अगर आप 10 मिनट का वेट कर सको तो वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा,
और फिर 10 मिनट के बाद हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो 10 मिनट का ब्रेक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ताकि मैं सेम वीडियो को अपलोड भी कर दूं जो लोग नहीं आए उनके लिए। बताइए बच्चों। ओके सर। ठीक है, तो मैं जैसे ही कन्वर्ट खत्म होगा, ठीक है मैं सर, आपको ठीक। व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा कि ज्वाइन, तो आप फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन करोगे। गेट इट माय पॉइंट? जैसे वीडियो यस सर। हो जाएगा मैं फिर से आपको बोलूंगा ज्वाइन, यस सर। और आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? तब तक बीच में आपके लिए गैप, थोड़ा सा कुछ पानी नहीं पी लीजिएगा आप भी। अब देखिए, इसी का मैं कंक्लूजन कर देता हूं, मतलब इसको कंक्लूड करता हूं कि क्या है, क्योंकि इस क्लास को एंड होने में 7 मिनट है। मैं पता करूंगा कि जूम का सब्सक्रिप्शन कितने में होता है, ताकि ये टाइम लिमिट रह ही ना जाए, ताकि 1 घंटा 2 घंटा जो भी सब चला सके कंटिन्यू चला सके। देखो, कंक्लूजन लिखता हूं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो रेजिस्टिविटी है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा होता है, मुझे अभी क्या बताया था मैंने? रेजिस्टिविटी यहाँ पे टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? अभी बढ़ाया तुरंत सेमीकंडक्टर के लिए। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हाँ करेगा। हाँ, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जिसे आप लिखते हो सिग्मा, जो कंडक्टिविटी लिखते हो सिग्मा, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। उल्टा लिखो इसका, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा एंड कंडक्टिविटी सिग्मा डिक्रीज करेगा। ठीक है? जो मैंने रिलेशन लिखवाया उसमें जो एनर्जी है ईजी, एनर्जी बैंड गैप, अगर एनर्जी बैंड गैप लेस देन या इक्वल टू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है, तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है वो लो होगा और आपका मटेरियल हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर 14 में डिटेल में आएगा ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन ध्यान रखो। लेकिन अगर एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर। ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। और अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें, यानी यहां पर ले ले रेजिस्टिविटी और यहां पे ले ले टेम्परेचर, तो इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और ये ग्राफ भी आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा होता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में टॉपिक खत्म करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा। तो ये तो चीज मेनली केमिस्ट्री में आती है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिजिक्स में भी, लेकिन आप जान लोगे तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में भी काम देगा। अब इलेक्ट्रोलाइट पता है ना आपको कैसे बनता है इलेक्ट्रोलाइट? भाई वाटर में सिंपली कोई यस। इलेक्ट्रोलिक सब्सटेंस मिला दो तो, साल्ट डाल दो। हाँ, तो आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा सोल्यूशन में, उसी के लिए बनता है ये। तो टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट का, ये लास्ट देख लीजिए, तब तक 4 मिनट में ये हो जाएगा। कौन? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप आते हैं। हाँ चलो, आ रहा हूँ बेटा, आ जाते। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो यहां पे जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है, यानी आयन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो कि सॉल्यूट का सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो पार्टिकल होगा, ये इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है? तो उसके वजह से जो विस्कस फोर्स है जो उन दोनों को रोक रहा था, वो विस्कस फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। विस्कस फोर्स क्लास में पढ़ाया है, फिर भी आपको पूरा भूल लीजिएगा।
तो जब विस्कस फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो फ्रिक्शन है उन दोनों आयंस के बीच में डिक्रीज कर जाएगा, तो जो आयंस हैं ये मूव करेंगे फ्रीली, यानी ये बहुत आसानी से मूव करने लगेंगे। आई बात समझ में? हेलो हेलो बच्चों, यस सर। दिख रहा है बेटा आपको? वैसे दिख रहा है ना? यस सर। Yes. वही दिख रहा है बेटा ना? बस आगे आगे। हाँ सर। अगर आयंस जो है वो मूव करेंगे फ्रीली, यानी आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टिविटी घट गई। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज कर गई, यानी जो कंडक्टिविटी सिग्मा है वो इंक्रीज कर गया। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिंपली ये लिख सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और इसका जब रीजन पूछा जाएगा तो ये रीजन मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। समझ गए बच्चों? है ना? समझ गए ना? सर। ठीक है, यस सर। फिर मैं इसको कन्वर्ट करके फिर मिलता हूँ 10 मिनट में आपसे, ठीक है? ओके बच्चों? जी सर। यस सर। ओके।